हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हमने बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि एक चैप्टर और है, एक पार्ट और है प्लानिंग का। प्लानिंग हमारा 2 पार्ट में कवर हो चुका है। अब हम ऑर्गेनाइजिंग को कवर करेंगे, जो सेकंड आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, यानी प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, और देन हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन मैंने आपको बताए थे। प्लानिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग करने के बाद एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा काम है, हमने प्लानिंग में ये डिसाइड किया कि हमें ये करना है, उस काम को ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम। यानी एक जैसा काम एक जैसे काम को एक ग्रुप में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको एक ग्रुप बना दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसका एक ग्रुप बना दिया, एडवर्टाइजिंग से या मार्केटिंग से रिलेटेड है उसका एक ग्रुप बना दिया, रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, पोस्ट डिसाइड करते हैं। पोस्ट यानी कि ये परचेज़ मैनेजर की एक पोस्ट होगी, परचेज़ मैनेजर के अंदर 2 असिस्टेंट होंगे। वो हम किस अकॉर्डिंग करेंगे, जिस अकॉर्डिंग काम है। हम हर एक पोस्ट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे। मतलब हम बताएंगे कि ये परचेज़ मैनेजर होगा, इसके पास ये अथॉरिटी होगी, ये काम इसको करना होगा। इसी तरह से ये प्रोडक्शन मैनेजर होगा, इसके अंदर इतने लोग होंगे, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये इसके सीनियर जूनियर रिलेशनशिप हम बताते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइज़ करना। देखो, इस तरह से जब आप पोस्ट बनाओगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है पूरे काम को टुकड़ों में डिवाइड करना, फिर एक जैसे जो काम हैं उनको एक ग्रुप में डालना, पोस्ट क्रिएट करना, हर पोस्ट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि किस पोस्ट की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बताना। यानी कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। अभी हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और चौथा स्टेप आता है इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए क्या है, सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। यानी सारे काम को आइडेंटिफाई करो और फिर उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क करो, यानी कि काम को डिवाइड कर दो। काम को डिवाइड करने से क्या बेनिफिट मिलता है, मैंने आपको करवाया है पहले। काम को डिवाइड करने से हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक पर्सन को एक ही काम मिलता है, वो काम वो बार बार करता है, तो उससे क्या है, स्पेशलाइजेशन आता है। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुप करना, जो मैंने आपको बताया था कि एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक जगह ग्रुप करेंगे। ग्रुप आप कई चीज़ों के अकॉर्डिंग बना सकते हो, आप रीज़न वाइज बना सकते हो, प्रोडक्ट वाइज बना सकते हो, फंक्शन वाइज बना सकते हो। अभी आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में आपको। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जो जो डिपार्टमेंट आपने बनाए, जो जो पोस्टें आपने क्रिएट की, उन पोस्टों की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या क्या काम करना है, वो बताया जाएगा। और उसके बाद अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, ये बताया जाएगा स्टेप्स 4th स्टेप के अंदर। ठीक है, तो चलिए इन स्टेप्स को एक बार हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहला स्टेप जो आता है वो आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आप पूरे काम को आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या काम करना है, फिर उस काम को टुकड़ों में डिवाइड करो।
जैसे आपको सामान परचेज़ करना है, तो सामान परचेज़ करने का पूरा प्रोसेस होता है कि पहले परचेज़ रिक्वेजिशन लेटर बनेगा, उसके बाद फिर हम बाहर से कोटेशन मंगाएंगे, फिर हम देखेंगे कौन हमें सबसे सस्ता दे रहा है, उसका कंपैरिजन तैयार करेंगे, फिर हम उसको परचेज़ ऑर्डर देंगे, एंड देन जब परचेज़ ऑर्डर रिसीव होगा तो हम चेक करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई। तो पहले आपको ये देखना है सारी की सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो। इसमें क्या है, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन कैसे, आपने काम आइडेंटिफाई किया, अब देखो अगर आप डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेशन क्यों करेंगे, हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर ही किस लिए रहे हैं, ताकि एक काम का ओवरलैपिंग ना हो, ये काम यहाँ भी काउंट हो गया, दूसरे काम में भी काउंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कहता है कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। अब सिमिलर नेचर की, जैसे ये सारी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, तो इनका मैंने एक ग्रुप बना दिया, परचेज ग्रुप। ठीक है, या परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, राइट। ये काम सारे परचेज डिपार्टमेंट करेगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, मशीनें सही रखना है, चाहे प्रोडक्शन की क्वालिटी इंस्पेक्ट करना है, चाहे प्रोडक्शन करना है, असेंबली करना है, जो भी काम है वो मैंने एक डिपार्टमेंट के अंडर डाल दिया, जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सिमिलर नेचर की जो जॉब्स होती हैं, जो एक जैसी हैं जॉब्स, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है एक उसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर। ठीक है। ग्रुप आपके फंक्शन वाइज बन सकते हैं, जैसे ये फंक्शन है परचेज फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ग्रुप आपके रीजन के अकॉर्डिंग भी बन सकते हैं। रीजन के अकॉर्डिंग कैसे, नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जितने भी हैं उनको मैंने एक ग्रुप बना दिया नॉर्थ इंडिया का। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उनके अलग अलग रीजन बने होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे जोन्स बने होते हैं। ठीक है। या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे मान लो एक कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, ए, बी, सी और डी, तो वो 4 डिवीज़न क्रिएट कर सकती है कि ए प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज़, बी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये, सी से रिलेटेड ये, डी से रिलेटेड। ठीक है। तो कहने का मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप डिपार्टमेंट डिसाइड कर देते हो या डिवीज़न डिसाइड कर देते हो, एक जैसे काम को इकट्ठा कर देते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो स्टेप है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके अंदर क्या करना है, देखो आपने ऊपर डिपार्टमेंटलाइजेशन जब किया तो आपने पोस्ट क्रिएट कर दी कि यहाँ पे एक परचेज़ मैनेजर की पोस्ट होगी, उसके नीचे 2 असिस्टेंट परचेज़ मैनेजर होंगे। इस तरह से आपने पोस्टें क्रिएट कर दी सारी की सारी, ऊपर से लेके नीचे तक। अब उन पोस्टों को आपको क्या करना है, ड्यूटीज़ देनी है। परचेज़ मैनेजर का ये काम होगा, असिस्टेंट परचेज़ मैनेजर का ये काम होगा, एग्जीक्यूटिव का ये काम होगा। इस तरह से हर एक पर्सन का आपको काम डिसाइड करना है, हर एक पोस्ट का आपको काम डिसाइड करना है। तो जितनी भी जॉब पोजीशन हैं, यानी जितनी भी पोस्टें हमने बनाई हैं, उन सब का वर्क डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर ऑफ जॉब और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के बीच में मैच करना है। नेचर ऑफ जॉब मतलब देखो, आप जिस पोस्ट के लिए जो पर्सन आप रखने वाले हो उसका अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाए ना, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही। अब आपने एक 5th क्लास पास पर्सन ले लिया, उसको आप काम दे दो कि वो BA की क्लास पढ़ा दे, क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। तो एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम हर एक पोस्ट को काम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशन बनाना, यानी कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा। तो इससे हमारे पास एक हायरार्की बन जाती है। हायरार्की कैसे होती है, जैसे A पर्सन टॉप पे है, इसके नीचे 2 पर्सन है, एक B है, एक K है मान लो, इनके नीचे फिर 2 पर्सन हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम हायरार्की बोलते हैं। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनाइजिंग का, कि ऑर्गेनाइजिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जितने भी काम हैं सारे देख लिए आपने। उसके बाद जो एक जैसी काम हैं, जो एक नेचर के काम हैं, उनको इकट्ठा ग्रुप करते हैं हम। उसके बाद हम हर एक पोस्ट को उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, यानी पोस्ट क्रिएट करते हैं।
हर एक पोस्ट की अथॉरिटी और ड्यूटीज़ डिसाइड करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, और उनमें सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बताते हैं कि कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा। ये पूरा प्रोसेस आपका ऑर्गेनाइजिंग का होता है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें देखो, सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है स्पेशलाइजेशन का। देखो, जहाँ भी हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क करने से हमें फ़ायदा क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का। वही एग्जाम्पल अगर हम लें, हमें 20 चेयर बनानी है और हमारे पास 4 वर्कर्स हैं। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं हर वर्कर को कह दूं कि 5-5 चेयर बनाओ। ऐसे में क्या होगा, पाँचों चेयर जो भी वो बनाएंगे वो सारी चेयर अलग अलग होंगी, एक जैसी क्वालिटी की नहीं होगी, उनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर 4 वर्कर्स के बीच में मैं ऐसे काम बांट दूँ कि एक बंदा सारी की सारी चेयर के लिए लकड़ी काटेगा, दूसरा पर्सन चेयर का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, तीसरा पर्सन उस पर कुशन वगैरह लगाएगा, चौथा पर्सन उसकी पॉलिशिंग करके रेडी करेगा। तो अब जो पहला पर्सन है वो 20 के 20 चेयर के लिए लकड़ी काटेगा, तो वो एक जैसा काम करेगा। उससे उसको क्या बेनिफिट होगा? वो एक ही काम बार बार कर रहा है तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप वो काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप वेस्टेज रिसोर्सेज की कम से कम करते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला बेनिफिट क्या है कि हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी, इसका मीनिंग क्या है कि कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, ये बहुत ही क्लियर कट पता होता है, किसको किसने ऑर्डर देना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीज़ें हैं। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, हम सारा काम डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग को अवॉइड करते हैं, ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करते हैं। अब डुप्लीकेट काम अगर होता है, यानी एक ही काम 2 बार हो रहा है, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को बहुत क्लियरली डिवाइड करते हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी डुप्लीकेसी नहीं होती, एक काम एक ही बार होगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप, अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कल को आपका कोई नया फंक्शन आ गया, मान लो रिसर्च विंग आपने इस्टेब्लिश कर दी, तो आप एक नया डिपार्टमेंट बना सकते हो। कल को मान लो अभी आपकी 4 डिवीज़न है, आप 4 प्रोडक्ट बनाते हैं ABCD, कल को मान लो आप एक प्रोडक्ट और बनाने लग गए, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो चेंज समय के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फिफ्थ है, देखिए, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहती, क्योंकि हर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स कर रखी है कि इस पोस्ट की ये ड्यूटी है, इस पोस्ट को ये काम करना है, इस पोस्ट को ये काम करना है। जब ऐसा होता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होती और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चलता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखो क्या होता है, इसके जब हम ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे A पर्सन है, A के नीचे B और C 2 काम कर रहे हैं, तो A अपना कुछ काम B और C को देगा, राइट। हमने डेलीगेशन का कंसेप्ट पढ़ा है। डेलीगेशन में क्या होता है कि एक काम जो है वो अपने जूनियर को देना, ये डेलीगेशन है। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे बोलते हैं इसको, कि जब आप वर्कलोड जो है वो अपने जूनियर को दोगे तो जूनियर काम सीखेंगे, कल को उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो अच्छा काम सीख रहे हैं, और कल को मान लो A की पोस्ट खाली होती है तो B और C को प्रमोट करके A की पोस्ट भरी जा सकती है, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट होता है। एंड लास्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वही बात है कि अगर आपको बिजनेस में एक रीज़न और जोड़ना है, मान लो अभी तक आप नॉर्थ और साउथ 2 ही रीज़न कर रहे थे, अब आपने वेस्ट जोन भी क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हो ईजीली। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट होते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग के कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।